राजकुमार विश्वकर्मा। हमेशा की तरह हमारी कुछ खास चर्चाओं में जहाँ आप देख रहे होंगे कि इस समय देश प्रदेश में जिस तरह का राजनीतिक स्तर चल रहा है और राजनीति को लेकर के कहीं ना कहीं पर आज जो लोग अभी तक सत्ता में काबिज थे और आने वाले समय में जिस तरह का चुनाव होना है, चुनाव को लेकर के तमाम कई सारी रणनीतियाँ तैयार हो गई हैं। एक तरफ आचार संहिता लग चुकी है, उस आचार संहिता के बाद यानी कि नवंबर के महीने में चुनाव होना है और दिसंबर में इसका निर्णय आना है। लेकिन क्या वाकई में आज देश में किसानों की स्थिति, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और जो कई सारी मूलभूत सुविधाएं होती हैं जिन्हें आज जो भी सत्ता दल के लोग हैं वो कहते हैं कि हमने जो है तो बहुत सारे कार्य जो है तो हमने जनता के विकास के लिए किया है, तो क्या जनता के इस समुचित विकास के लिए वाकई में बहुत कुछ हुआ है? और देश के किसानों की जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर के तो आज हमारे साथ एक छोटी सी खास चर्चा है जहां पर एक बड़ी शख्सियत हमारे साथ आज मौजूद हैं। बादल सरोज जी, नाम आपने भी सुना होगा, किसी पहचान के मोहताज नहीं। बादल जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा और हमारे इस छोटे से चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका राजनीतिक कैरियर जहाँ पर से आपने शुरुआत की हुई और आपको लगा हो कि नहीं मुझे अब जो है तो देश के लिए, प्रदेश के लिए और आम जन के लिए आवाज़ बनना चाहिए, कैसे आपको लगा और कब आप आए? पहली बात तो ये कि ये जो आपने छोटा चैनल का है, इस वक्त अगर देश में पत्रकारिता को कोई जिंदा रखा हुआ है तो इसी तरीके के लोग जिंदा रखे हुए हैं। जितने भी बड़े बड़े हजारों करोड़ के मालिकों वाले जो चैनल्स हैं वो पूरी तरीके से बिक गए हैं, सच को बोलते नहीं हैं और भाटगिरी करते हैं। इसलिए छोटे छोटे चैनल ही इस वक्त देश में पत्रकारिता और जनता की आवाज़ को जिंदा रखे हुए हैं। इसलिए अपने आप को छोटा मत मानिए, देखन में छोटे लगे घाव करत गंभीर। और यही वजह है कि आज इसकी ताकत है, जो आपकी ताकत है कि प्रधानमंत्री मोदी जिनके पास देश का पूरा मीडिया है उनको भी अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना पड़ा है, क्योंकि वो जानते हैं कि लोग आजकल टेलीविज़न चैनल नहीं देख रहे हैं। एक बात, व्यक्तिगत बात छोड़िए, वो राजनीति में आए कैसे आए वो एक अलग इशू है, लेकिन आपने एक बात अभी कही थी कि सत्ता पार्टी ये दावा करती है कि उसने विकास बहुत ज़्यादा किया है, तो क्या वाकई में विकास किया है? वो सच बोलते हैं, उन्होंने वाकई में विकास किया है। एक सज्जन थे जिनके पास जब वो लोकसभा का चुनाव लड़े थे उस वक्त उन्होंने जो एफिडेविट दायर किया था उसमें उन्होंने कहा था कि उनके पास 8 एकड़ ज़मीन है जिसमें 2 भाई हिस्सेदार हैं और बैंक में उनके पास 27,885 रुपये हैं। आज उन्हीं के लोग ये मानते हैं कि उनके पास कम से कम 8,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। दुनिया के तमाम सारे देशों में उनके नामी और बेनामी धंधे हैं। इस देश में जितने भी सड़क निर्माण के, बांध निर्माण के, कंस्ट्रक्शन के जितने भी ठेके चल रहे हैं, बड़े बड़े ठेके जिन पर दूसरों का बोर्ड लगा रहता है, उसमें भी उनकी पूरी तरीके से हिस्सेदारी है। सुनते हैं कि इस मोजरवेयर में भी उनकी हिस्सेदारी है। उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। तो विकास तो हुआ है। एक सज्जन थे जिनका ये कहना है कि उन्होंने 35 साल तक भीख मांगी और भीख मांगने के बाद उन्होंने ट्रेन में चाय भी बेची और आज उनको 1000 से ज़्यादा दिन हो गए प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठे हुए। और इस पूरे 1000 दिन में मैं चुनौती दे रहा हूँ उनके सारे समर्थकों को कि वो एक भी तस्वीर दिखा दें जिस दिन उन्होंने कपड़ा दोबारा पहना हो। उन्होंने कोई कपड़ा दोबारा नहीं पहना आज तक। एकदम महंगे महंगे कपड़े पहन कर आते हैं, नई नई अभिराम ड्रेस में आते हैं। विकास तो हुआ है। ये जितना भी विकास हुआ है उसका एक और उदाहरण दे दूं मैं आपको, बात को लंबी नहीं करना चाहता। एक सज्जन थे जिनके पास आज से 20 साल पहले 5 करोड़ रुपए थे। उन्होंने 5 करोड़ रुपए से एक अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कराई थी और आज वो दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे बड़े रईस हैं। मोदी जी मुख्यमंत्री बन के जाते हैं गुजरात के तो उनकी लॉटरी खुल जाती है। उसके बाद जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आते हैं दिल्ली में तो उस वक्त उनके पास उसके साथ वो भी चले आते हैं और धीरे धीरे करके देश की सारी संपत्ति और संसाधनों पे वो कब्जा कर लेते हैं। उनका नाम है गौतम अडानी। विकास तो हुआ है, विकास हुआ है इस दौर में, लेकिन वो सारे का सारा विकास कुछ मुट्ठी भर नेताओं का और 2 या 3 सारे पूंजीपतियों का नहीं, 2 या 3 पूंजीपतियों का हुआ है। और यही वजह है कि इस वक्त देश में जिस तरीके का आक्रोश है उसे ये नेता लोग महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इन 5 राज्यों की विधानसभा में बीजेपी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि इस देश की जनता आर्टिकुलेट नहीं कर पाए अपनी बातों को उस तरीके की शुद्ध हिंदी में, जैसे मैं बोल रहा हूँ शायद उस तरीके से व्यक्त न कर पाए, लेकिन वो समझती है कि गड़बड़ी कहाँ है और उस गड़बड़ी को वो दंडित करना चाहती है। इसीलिए वो घबराए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, सांसद चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। इसके बाद भी वो जीतने वाली नहीं है क्योंकि देश की जनता में, मध्य प्रदेश की जनता में बहुत आक्रोश है और उस आक्रोश से ही वो घबराए हुए हैं।
तो समस्या ये है कि इस देश में 1947 के बाद जिस परिकल्पना के साथ राजनीति शुरू हुई थी कि जनता की बेहतरी के लिए काम करेंगे, हमारे संविधान में भी ये बात लिखी हुई है कि हम 3 बड़े काम करेंगे, उसका ठीक उल्टा काम पिछले 9 साल में देश में और पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश में चल रहा है। इस राजनीति को बदला जाना चाहिए। किसानों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि देखिए किसान के लिए भी जो है तो आज तमाम कई सारी योजनाएं जो है तो दी जाती हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आता है कि ये मैनिफेस्टो और तरह तरह की जो है तो कहीं ना कहीं पर प्रलोभन मान ले या जो भी कहा जाए, तो क्या वाकई में किसानों का हित हो रहा है? देखिए, हम जब बच्चे थे तब हम एक कहानी सुना करते थे, ढपोर शंख की कहानी। ढपोर शंख के बारे में ये माना जाता था कि आप उसके सामने कहो कि मुझे 2 रोटी चाहिए, वो आपसे कहता था 4 रोटी ले लो। आप कहते ठीक है 4 दे दो, तो वो कहता था 8 ले लो। वो केवल बोलता था। इन्होंने उस बात को आगे बढ़ा दिया है। ये निपोर शंख है, ये जो बोलते हैं उससे ठीक उल्टा करते हैं। इस वक्त देश के किसान की जिस तरीके की हालत है, हर आधा घंटे में एक किसान आत्महत्या कर रहा है। और दुनिया जानती है कि किसान से ज़्यादा धैर्यशील संतोषी व्यक्ति कोई नहीं होता। बहुत मुश्किल से वो अपनी जान लेता है, क्योंकि वो बहुत ज़मीन से जुड़ के बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करता है। आज उसकी समस्या जो है वो मतलब इतनी गले गले पहुँच गई है। नंबर 1, खेती में जितनी भी चीज़ें लगती हैं उन सबकी लागत बढ़ रही है, सरकार बढ़ा रही है। नंबर 2, वो जितना भी सामान बेचने के लिए जा रहा है उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल रही है। बाजरा भी निकल कर आ रहा है, सोयाबीन भी निकल कर आ रही है, उसकी कीमत नहीं मिल रही है, लागत भी नहीं निकल पा रही है। नंबर 3, वो जो कर्जा पहले वो सोसाइटीज़ और बैंकिंग के जरिए जो था, वो कर्जा निजी साहूकारों के हाथ में पहुंच गया है, कर्ज के फंदे वो फंस गया है। तो स्थिति ऐसी आई है कि जो अन्नदाता था आज वो बिल्कुल मतलब भुखमरी की कगार पर पहुंच गया। ये सरकार की नीतियों की वजह से हुआ है, और सरकार उन नीतियों को और ज़्यादा आगे बढ़ा रही है, विनाश की ओर जा रही है। हमारा ये कहना है कि सरकार हमारी न माने। एक स्वामीनाथन जी हुए थे जिन्होंने देश की कृषि को ठीक करने के लिए कुछ नीतियां बनाई थी, जिनकी वजह से हमारे देश में गुणात्मक बदलाव हुआ था। 1965 से लेकर 1971 के बीच में भारत की हालत ये थी कि हमारे बारे में ये जैसे यहाँ गांव में कहा जाता है ना, वो हैंड टू माउथ है, रोज कमाता है रोज खाता है। हमारी हालत ये थी कि हम शिप टू माउथ थे। पानी के जहाज में गेहूं चावल आता था, हमारे देश की जनता राशन की दुकानों में रख लिया करती थी। ये स्वामीनाथन थे जिन्होंने हरित क्रांति लेकर आए, एक पूरा प्रोजेक्ट लेकर आए। उन्होंने ये कहा था कि किसी भी देश का विकास, किसी भी देश की खेती का विकास किसान के विकास के बिना नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने कुछ नीतियां लेकर आए थे। पहली बात उन्होंने कही कि जितनी भी वो इनपुट जितना भी है, खाद बीज वगैरह वगैरह, वो सारा इनपुट जो है ना सस्ती दरों पे मिलना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि किसान जो फसल पैदा करता है उसे उसकी लागत से 1.5 गुनी कीमत पे खरीदा जाना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने कही कि वो जो खरीद लेंगे अनाज वो कहाँ जाएगा, वो इस देश की जनता को सस्ती दरों पे बांटा जाना चाहिए। इन तीनों नीतियों को उन्होंने खत्म कर दिया। किसान मरेगा। पहला संकट तो किसान का ही है। दूसरा संकट एक और है कि आपकी आमदनी नहीं बढ़ी लेकिन आपके खर्चे बढ़ गए। आज से 20-25 साल पहले आप अगर बीमार पड़ते थे तो सरकारी हॉस्पिटल्स का एक जाल था। 95% पेशेंट जो है सरकारी हॉस्पिटल में ठीक होते थे। आज 99% पेशेंट्स को प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे जाना पड़ता है, जो दुकान बन गए। तो स्वास्थ्य का खर्चा बढ़ गया। शिक्षा में हम सारे लोग सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजेस में पढ़े, जहाँ पर बहुत कम फीस लगती थी। आज 95% विद्यार्थियों को प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ रहा है, वो खर्चा बढ़ गया। पहले आपके ट्रांसपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट का हुआ करता था, रोडवेज का, वो लूटते नहीं थे। अब आपने ट्रांसपोर्ट का भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया, वो खर्चा बढ़ गया। मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल जो आपके डेली यूज़ में आता है उसकी कीमत 20 गुना 25 गुना हो गई 20 साल की तुलना में। और उसके बाद जो एकमात्र उम्मीद बची थी कि खेती तो बढ़ती नहीं है। इनके पास, दलबीर जी के पास 10 एकड़ ज़मीन है, इनके 4 बच्चे हैं, 2.5 एकड़ रह जाएगी, ज़मीन नहीं बढ़ती। इसलिए खेती ही जरिया नहीं हो सकता किसान की ज़िंदगी का। रोज़गार चाहिए, रोज़गार मिले नहीं। मोजर वेयर पे देख लीजिए आप, परमानेंट एम्प्लॉयज़ की आप सूची निकालेंगे, उसमें आपको 5% कर्मचारी भी इस पूरे अनूपपुर जिले के या शेड्यूल संभाग के नहीं मिलेंगे। और जो मिलेंगे भी वो आपको ऐसी खराब कंडीशन में काम करते हुए मिलेंगे कि मिनिमम वेज नहीं मिल रहा है, 12 घंटे काम करा रहे हैं, ठेका मजदूर के रूप में है, बीच बीच में तोड़ देते हैं, मजदूरी नहीं मिल रही है। बाकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है नहीं, मास्टर की भर्ती नहीं है, बैंक में भर्ती नहीं है, रेलवे में भर्ती नहीं है, पोस्ट ऑफिस में भर्ती नहीं है, पब्लिक सेक्टर में भर्ती नहीं है, कोयले में छटनी हो रही है, तो रोजगार दिया नहीं। तो उन्होंने एक ऐसा एक्यूमुलेटेड क्राइसिस पैदा कर दिया है। ये कैंसर वाला ग्रोथ है
कैंसर में आपके शरीर का एक हिस्सा बढ़ता जाता है, बाकी हिस्सा सूखता चला जाता है। उसी तरीके का काम इन्होंने किया है कि अडानी, अंबानी, कुछ पूंजीपति बढ़ते चले जा रहे हैं, घोटाले होते चले जा रहे हैं। ऐसे घोटाले जिनकी कल्पना कभी आप लोगों ने नहीं की होगी, हम लोगों ने भी नहीं की थी, ऐसे बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, महा घोटाले हो रहे हैं। राम मंदिर एक बहुत बड़ा घोटाला है। राम के नाम पर भी इन्होंने ठगी की। सिंगस के वो जो उज्जैन वाली मूर्तियों का कांड आप लोगों ने देखिए होगा। तो ये भगवान को भी नहीं बख्शते तो इंसान को तो ठगेंगे। क्या होना चाहिए आने वाले समय? देखिए, क्योंकि एक तरफ जैसे आपने कहा भी निजीकरण और पब्लिक सेक्टर का जो एक सिस्टम आपने समझाया, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं पर आज जो स्थितियां हैं उन स्थितियों में सुधार कैसे लाया जा सकता था? देखिए, दो तरीके के काम करने पड़ेंगे। एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में तो आपको ये करना पड़ेगा कि आग लगी हुई है घर में, वो लोगों की एकता को भी तोड़ रहे हैं, जातियों के नाम पे भी लड़ा रहे हैं, धर्म के नाम पे भी लड़ा रहे हैं, और बंदर की तरह डुगडुगी बजाकर बाकी के देश की जनता के वोट लेके जा रहे हैं और देश को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। तो इस वक्त देश में आग लगी हुई है, पेट में आग लगी है, रोजगार में आग लगी है। जब आग लगती है तब आप क्या करते हैं? जब आग लगती है तब आप गंगा जल लेके नहीं आते, तब आप कुएं का पानी भी निकालने की एक लिमिट होती है। तब आपको जो भी पानी मिलता है आप उस पानी का इस्तेमाल करते हैं, वो नाली का हो, गटर का हो, कुएं का हो, बावड़ी का हो। इस वक्त इस देश में आग लगी हुई है। उस आग से अगर बचाना है तो आपको इस आग को बुझाना पड़ेगा। तो पहला काम ये करना होगा इस नवंबर 17 तारीख के चुनाव में, और उसके बाद 2024 में मई में जो चुनाव होने वाले हैं, कि इस आग को बुझाया जाए, सारे पानी को इकट्ठा किया जाए और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाया जाए। ये है शॉर्ट टर्म, पहले इनको हटाइए। उसके बाद लॉन्ग टर्म का काम ये है कि फिर आपको जनहितैषी नीतियों को बाकायदा सूत्रबद्ध करना होगा, कि ये आपको लागू करना होगा। जो विनाश के रथ पर जो ले जाया गया है पूरे देश भर की नीतियों को, उनको वापस लाना पड़ेगा, और उसके बाद आपको नई वैकल्पिक नीतियां आपको बनानी पड़ेंगी। तो ये दो तरीके की लड़ाई है। अभी हम शॉर्ट टर्म की लड़ाई में हैं, जिसमें हम इसको सरकार को हटाना चाहते हैं, सारी राजनीतिक शक्तियों को जोड़ना चाहते हैं। इसीलिए इंडिया का गठन किया गया, इंडिया को बचाने के लिए। उसमें बहुत सारी विरोधी पार्टियां हैं। ममता बनर्जी और हमारी पार्टी की बिल्कुल नहीं पड़ती, रोज मारामारी होती है, लेकिन हम दोनों लोग एक साथ हैं। कांग्रेस के साथ हमारी कोई उस तरीके की वैचारिक हमदर्दी नहीं है, लेकिन हम एक साथ हैं, क्योंकि इस वक्त हमें हर तरीके के पानी को सजोना है और इस आग को बुझाना है। जब ये आग बुझ जाएगी, जब शांति हो जाएगी, तब नए तरीके के गांव का, मकान का, शहर का, देश का निर्माण कैसे होगा, उसके बारे में बैठ के चर्चा की जाएगी। फिलहाल सबसे बड़ा खतरा ये इंडियन डेमोक्रेसी का जो आधारशिला है वो आज किस ओर जा रही है, इसके बारे में जानना। इसको ध्वस्त कर रहे हैं। मैं जो आपकी इसको देखते हैं वेबसाइट को, उन लोगों की जानकारी में एक बात लाना चाहता हूं कि इस देश में केवल एकमात्र संगठन है आरएसएस, जिसका भारत के संविधान में विश्वास नहीं है। जब बाबा साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी संविधान सभा की बनी, इन्होंने 3 बार ज्ञापन दिए, वो ज्ञापन रिकॉर्ड में है, और इन्होंने कहा कि हमें किसी तरीके के संविधान की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ पर 5000 साल पुराना एक संविधान मौजूद है, जिसका नाम है मनुस्मृति। भारत को मनुस्मृति के आधार पर चलना चाहिए, संविधान को नहीं बनाना चाहिए। ये विदेशियों की धारणा है, वो संविधान को मानते नहीं हैं। समानता के सिद्धांत को वो मानते नहीं है। वो कहते हैं कि ऊंच नीच, गैर बराबरी, ऊंची जाति, नीची जाति, ये भगवान ने बनाई है, इसलिए ये जो ऊंच नीच है वो चलना चाहिए। समानता को वो मानते नहीं है, लोकतंत्र को वो मानते नहीं है। उनके एक नेता ने ये कहा था कि ये क्या है लोकतंत्र की, जो पढ़ा लिखा आदमी है, बड़ा आदमी है, मतलब बड़ा आदमी मतलब बड़े खानदान का है या पैसे वाला, उसका भी एक वोट, और जिसके शरीर में से पसीने की बदबू आ रही है उसका भी एक वोट जो पढ़ा लिखा नहीं है। ये मुंड गणना है, ये लोकतंत्र नहीं चाहिए। लोकतंत्र को वो मानते नहीं, धर्मनिरपेक्षता को वो मानते नहीं। ये भारत जो है ना, पिछले 5000 वर्षों से दुनिया के सारे कबीले आकर यहाँ पर बसे, सारे। अद्भुत है ये देश। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जहाँ पर दुनिया के सारे कबीले पाए जाते हो। हमारे यहाँ पर बसे 5000 साल में, कोई बाहर लौट के नहीं गया, सब यहीं बस गए। शक आए, हूण आए, कुषाण आए, यवन आए, तुर्क आए, मंगोल आए, तातार आए, यवन आए। केवल एक नस्ल ऐसी थी जो आई, जिसने हमें लूटा और जो बाहर चले गए, अंग्रेज। ये अंग्रेजों के खिलाफ तो नहीं बोलते हैं जो लूट के ले गए। ये जो लोग यहाँ पर आकर बस गए हजारों 5000 वर्ष में, उनके खिलाफ बोलते हैं कि ये जो है वो अलग है और ये जो है वो विदेशी है। ये धर्मनिरपेक्षता में विश्वास नहीं करते।
तो ये भारत का जो भी सकारात्मक मूल्य है जो हमने आज़ादी की लड़ाई में हासिल किया था, आपके श्रोताओं को मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि 15 अगस्त 1947 के पहले भारत नाम की चीज़ नहीं थी। मैं जिस इलाके में पैदा हुआ हूँ वहाँ पे सिंधिया का राज था, सिंधिया का झंडा था, सिंधिया के रुपए चलते थे। और वहाँ से लेकर अनूपपुर तक आते में मैंने जितने भी रास्ते पार किए, कम से कम 22 राजे महाराजाओं के इलाके मिले हैं जो पहले थे, उनके अब अपने अपने देश थे। किसने बनाया भारत को एक? भारत को एक बनाया आज़ादी के लिए लड़ने वाले सेनानियों ने। तो एक भारत की कल्पना ही इस आधार पे हुई थी कि हम लोग सारे लोग मिलकर रहेंगे, हर राज्यों के अपने अधिकार भी होंगे, भारत उनका देश भी होगा, हर संस्कृति का सम्मान किया जाएगा, सब लोगों को बराबरी दी जाएगी, सारे धर्मों को सम्मान दिया जाएगा। ये इससे ठीक उल्टा काम कर रहा है। और ये हिंदू धर्म के भी सगे नहीं है, ये सिर्फ अडानी अमेरिका के सगे हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा पीछे की ओर ले जा रहे हैं हमारे देश को। देखिए, आज कहीं ना कहीं पर लोकतंत्र की बात होती है। लोकतंत्र में एक वोट की कीमत, मैं चाहूँगा कि जनता को इस बात को बताया जाए कि उस एक वोट की कीमत होती क्या और उस एक वोट से हम कर क्या सकते हैं। देखिए, ये युगांतरकारी परिवर्तन था इस देश में। इस देश में 64 बड़ी भाषाएं पाई जाती हैं, 250 मध्यम दर्जे की भाषाएं पाई जाती हैं और करीबन 3-4-5 हजार बोलियां पाई जाती हैं। इन सारी भाषाओं में, बोलियों में पिछले हजारों वर्ष में लाखों किताबें लिखी गई हैं, लेकिन उनमें से पहली किताब है जो 26 जनवरी 1950 को इस देश ने अंगीकार की, उसका नाम है भारत का संविधान। ये पहली किताब है जिसमें ये बात लिखी है कि सारे लोग बराबर होंगे। उसके पहले की सारी किताबों में बराबरी की बात नहीं की गई थी। ये बराबरी हमने हासिल की। ये पहला मौका था जब इस देश की जनता के बारे में कहा कि उस वक्त कहा गया था, आज तो 18 साल हो गई है, उस वक्त कहा गया था कि जो भी 21 वर्ष का होगा उसका वोट डालने का अधिकार होगा, उसके वोट से सरकार चुनी जाएगी और सबको वोट डालने का अधिकार होगा, सबका वोट जो है बराबर होगा। वो ताकत हमारे पास है। हम 90% हैं, जो 90% को लूटने का काम 10% लोग कर रहे हैं। हम 90% लोगों के पास बहुत सारी ताकतें हैं, लेकिन सबसे बड़ी ताकत है वोट की ताकत, और ये बात वो समझते हैं और इसीलिए उस वोट की ताकत को गुमराह करने के लिए वो सारी तिकड़े में करते हैं। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि अंततः आज अगर हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली या शिवराज सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकारों की नीतियों से परेशान है, तो उन्हें आज अगर वो हमें डस रहे हैं तो उनके जहर के दांतों को दूध तो हम नहीं पिलाया ना, तो उन्हें केवल कोसने से काम नहीं चलेगा, हमें उनको हराने की ताकत भी पैदा करनी पड़ेगी। इसलिए इस वोट की कीमत है और वो समझते हैं, इसलिए वो दारू लेके आते हैं, पैसे लेके आते हैं, 500-500, आजकल हजारों 500 में एक वोट बिकता है, वो कंबल लेके आते हैं, वो तमाम सारी घूस लेकर आते हैं आपके वोट को खरीदने के लिए। हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है। हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अंततः ये पैसा कहाँ से आ रहा है, और ये पैसा कोई अपनी खेत बेच के तो नेता ला नहीं रहा है, नेता तो अमीर हो रहा है। ये पैसा उन्हीं लोगों से आ रहा है जो लोग उनको जितवाने के बाद अपने पक्ष में नीति बनाएंगे। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, अनूपपुर जिले की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर पिछले 15 वर्षों में जितना विनाश हुआ है, एक सरकार ने कानून बनाया कि जितने भी जंगल है, वन संपदा है, उस वन संपदा में 10,000, 5,000, 20,000 एकड़ के बड़े बड़े फॉर्म बना के कंपनियों को लीज पर दिए जाएंगे, उनको खाली करा के, मतलब आदिवासी निकलेगा, कंपनियां आएंगी, जंगल पे कब्जा करेंगे। 2, इस इलाके में जितनी भी कोयले की खदानें हैं जिले में, उन सबका प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, आउटसोर्सिंग की जाएगी और धीरे धीरे करके वो कंपनियों के नाम से कर दी जाएगी। 3, इस इलाके में जितने भी वर्कर्स काम करते हैं, चाहे मोजरवेयर हो चाहे कुछ और हो, वहाँ पर उन वर्कर्स के लिए किसी भी तरीके का श्रम कानून लागू नहीं किया जाएगा। 4, इस मोजरवेयर का जो बड़ा घोटाला है वो बहुत बड़ा है, जब ये लग रहा था तभी हम लोगों ने यहाँ पर विरोध किया था। 4 नदियाँ उन्होंने अपने यहाँ पर घुसा ली हैं, आदिवासियों के गाँव बेदखल कर दिए, जो एग्रीमेंट उन्होंने किया था, जो कंडीशंस उन्होंने बताई थी, उनको लागू नहीं किया। बिसाहूलाल सिंह क्या कर रहे थे? बिसाहूलाल सिंह एक, जिसको कहते हैं ना, वो मतलब झूठी पत्तल में से लड्डू के दाने बीन के अपनी जिंदगी को तर कर रहे थे, और यहाँ की जनता उनको वोट देकर भेज रही थी एक पार्टी के नाम से, वो दूसरी पार्टी में अपनी पूरी की पूरी राजनीति को बेच रहे थे। तो इन नेताओं ने इस इलाके को जिस तरीके से बर्बाद किया है, वैसे ही पूरे देश को ही बर्बाद किया है। तो ये जो राजनीति है, वो राजनीति हमारे वोट से चलती है, ये वोट लोगों को समझना पड़ेगा। इसलिए मैं लोगों से केवल एक ही आग्रह करूंगा कि वो वोट डालने जरूर जाए।
नंबर 1। नंबर 2, वो वोट डालने के पहले 1 मिनट के लिए अपने आप से पूछें कि किसको वोट देना ठीक रहेगा, किसको नहीं देना चाहिए। शराब अगर उनको मिल गई है तो उसका नशा उतर ही गया होगा, नहीं तो 2-4 घंटे बाद उतर ही जाएगा, उस पर वोट न दें, घूस लेकर वोट न दें, क्योंकि उनका वोट बाकी देश का क्या करेगा उसको भूल जाए। उनकी पत्नी, उनकी बेटी और उनकी बेटी के भविष्य के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है अगर गलत जगह पे चला गया तो। इसलिए वोट की बड़ी कीमत है। हम लोग भी यहाँ कोशिश करेंगे कि हमारी पार्टी भी एक सीट से चुनाव लड़े और वहाँ भी हम लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा था, उन्होंने इतना अकूत पैसा इकट्ठा कर लिया है, हजारों करोड़, अपन लोग कल्पना नहीं कर सकते। मेरे बहुत सारे मित्र जो बैंक वगैरह में भी काम करते हैं या बड़े बड़े ऑफिसर्स भी हैं, वो कहते हैं कि इतना कर दिया, इतना कर दिया। मैंने उनसे कहा आपको मालूम ही नहीं कि पैसा कहाँ पहुँच गया, इतना बड़ा पैसा है। 250 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं वो एक विधानसभा सीट के लिए। 250 करोड़ बहुत होता है पैसा, वो खर्च करने वाली है पार्टी उनकी। उसके बाद नेताजी जो करेंगे, और नेताजी के जो चमचे जो पंचायत सचिव के नाते बेईमानी करते रहे या ठेकेदार के नाते जो कमाते रहे, वो अलग करेंगे। तो कहाँ जा रहे हैं चुनाव? इसलिए इस वक्त केवल हमारी जो वोट के प्रति मतलब कड़ाई के साथ अपने आप को जोड़े रखना नंबर 1, और वोट जो है वो बिना किसी प्रलोभन के देना, ये एक बड़ा बदलाव ला सकता है। देखिए कहीं ना कहीं पर एक बहुत बड़ा नाम है आपका। मैं एक छोटी सी चर्चा और करना चाहूँगा आपसे। आज जो छापेमारी का जो सिस्टम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं पर जो आज संपत्तियां हैं, क्योंकि संपत्तियों पर ही छापे पड़ रहे हैं, तो क्या ये जो आज छापेमारी कार्यवाहियाँ चल रही हैं तो सभी के लिए होना चाहिए, जो भी वर्तमान विधायक रहे हों, सांसद रहे हों, किसी भी दल के रहे हों, अगर आप छापेमारी करते हैं इसके लिए आप क्या तर्क रखना चाहेंगे? पिछले 9 वर्षों में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स ने जितने छापे मारे हैं, उनमें से 92% लोग छूट चुके हैं, गलत छापे मारे गए थे। इसके पहले का रिकॉर्ड ये नहीं था। हमारे इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई के नक्शे में मध्य प्रदेश नहीं है, गुजरात नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं है। जहाँ जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट्स है वहाँ पर वो नहीं जाते। ये एक जरिया है, जनता उनके साथ नहीं है, इसलिए वो डराने धमकाने के लिए ईडी, सीबीआई और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे अभी न्यूज़ क्लिक पे छापा मारा गया, बड़ी प्रेस है, उसका कसूर क्या है? वो अकेली ऐसी वेबसाइट थी देश में जिसने किसान आंदोलन को कवर किया, जिसने सीए के आंदोलन को कवर किया, जिसने जेएनयू के आंदोलन को कवर किया। और उनके बड़े बड़े पत्रकारों को, जो इस देश के नामी पत्रकार हैं, जब उनको ले गए वो थाने में, तो 24 घंटे तक यही पूछते रहे, क्या आप किसान आंदोलन को कवर किया था, क्या ये किया था? 2021 में उनके यहाँ छापा पड़ा था। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने उसके जो प्रभारी है प्रवीर पुरकायस्थ, उनको जमानत देते हुए ये कहा था कि एक भी आरोप में दम नहीं है। उन्हीं आरोपों पे आपने 2023 में छापा डाल दिया है। तो वो ये छापों का इस्तेमाल, सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक दुरुपयोग के लिए कर रहे हैं। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईडी का ये जो डायरेक्टर है इसको हटाओ। सरकार ने कहा था 6 महीने तक और रखेंगे उसको, उसके बाद हटा देंगे। अभी अक्टूबर में उसको हटना है। वो चाहते हैं कि ऐसे लोगों को लाकर अपने पॉलिटिकल एजेंडे को ले जाए। उन्होंने देश की सारी संवैधानिक संस्थाओं का मजाक बना के रख दिया है। ये बहुत गंभीर बात है। इससे तानाशाही पैदा होती है, लोकतंत्र खतरे में पड़ता है। इसलिए छापे तो वो उसी छापा डालना है, शिवराज सिंह या डालो, हम बताते हैं। नोटबंदी के वक्त हमने इस बात को बाकायदा एफिडेविट देके कहा था। नोटबंदी के वक्त, कोरोना के काल में के बाद भी वहां से ट्रक के ट्रक भर के जाते थे। जब पूछा गया क्या है, विदिशा से जब पूछा गया तो क्या है, बोले वो शिवराज सिंह जी के बाग में जो अंगूर पैदा हुए वो अंगूर जा रहे हैं। इतने सारे अंगूर तो साले कश्मीर में भी पैदा नहीं होते। वो सारे नोटों की गड्डियां थी जो उन्होंने वहां से ट्रांसफर की थी। ऐसे न जाने कितने आरोप हैं, खुद ही लगाते हैं, उन्हीं के लोग लगाते हैं। वहां छापे नहीं पड़ेंगे। इसलिए छापे तो राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से डाले जा रहे हैं। और कुछ संदेश देना चाहेंगे आज की वर्तमान युवा पीढ़ी को और इस क्षेत्र की, इस देश की, इस प्रदेश की जनता को? संदेश देने के लायक तो हम नहीं है, लेकिन हम ये जरूर निवेदन करना चाहेंगे कि पढ़ें, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलें। इस निजाम की खास बात यह है कि वो लोगों के पढ़ने लिखने पर रोक लगाना चाहती है, एक, और उनको झूठ पढ़ाना चाहती है। इतिहास की किताबें पढ़ें, इतिहास के बारे में संदर्भों के साथ में जानें। वो जिस तरीके का जहर बोने की कोशिश कर रहे हैं उस तरीके के जहर के चक्कर में न पड़ें। शिवाजी कौन थे,
आरएसएस वालों से न सीखे, वो ये जाने कि किस तरीके से शिवाजी के जो मुख्य तोपची थे, मुख्य सेनापति थे, वो मुसलमान थे। शिवाजी और औरंगजेब की लड़ाई दो राजाओं की लड़ाई थी। औरंगजेब कभी शिवाजी से लड़ने के लिए नहीं आया। जिसने शिवाजी को गिरफ्तार करके आगरा की जेल में रखा था, उस राजा का नाम था जय सिंह। इसलिए वो जो हिंदू मुसलमान के इतिहास को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस देश में कभी नहीं रहा। रानी लक्ष्मीबाई लड़ते हुए जब ग्वालियर गई थी, तब उनके साथ उनकी दो बॉडीगार्ड थी। एक का नाम था झलकारी बाई, एक का नाम था जास्मिन। एक मुस्लिम थी, एक दलित थी। इसलिए इतिहास हिंदू या मुसलमान के टकराव का नहीं है, इतिहास राजाओं के टकराव का है या जनता और राजाओं के टकराव का। इसलिए पढ़ें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और इन लोगों की झांसे में ना आए। ये देश को अज्ञानी बनाना चाहते हैं, इस देश को मध्य युग में ले जाना चाहते हैं, जिसका इस देश ने बहुत नुकसान उठाया है। दोबारा से नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बादल जी। और यहाँ पर से इस चर्चा को विराम देते हैं और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी कुछ ऐसी खास चर्चाओं के साथ। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।